तारीख 2 दिसंबर साल 1989। राजीव गांधी के बाद वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री हो गए। उनकी ही सरकार में जम्मू कश्मीर के मुफ्ती मोहम्मद सईद ने देश के गृह मंत्री पद की शपथ ली। लेकिन वीपी सिंह सरकार को बने हुए अभी 4 दिन नहीं बीते कि एक ऐसी घटना हुई जिसने न केवल देश का सर झुका दिया बल्कि भारत को एक कमजोर देश की तरह पेश किया। ये कहानी है देश के सबसे चर्चित और बड़े अपहरण कांड की, जिसके बदले में भारत को 5 खूंखार आतंकी छोड़ने पड़े। रुबिया नाम की एक लड़की अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद श्रीनगर के एक अस्पताल में इंटर्नशिप करने के लिए पहुंची। 8 दिसंबर का दिन था, दोपहर के 3 बज रहे थे। अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद रुबिया एक मिनी बस में सवार हुई, लेकिन उस बस में पहले से ही कुछ खूंखार आतंकवादी बैठे हुए थे। बंदूक की नोक पर इन आतंकियों ने रुबिया का अपहरण कर लिया। जब ये खबर जम्मू कश्मीर से देश की राजधानी दिल्ली पहुंची तो पूरे देश में बवाल मच गया। आतंकियों ने जिस रुबिया का अपहरण किया था वो कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि इस देश के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी थी, जिसका पूरा नाम था रुबिया सईद। अपहरण करने के कुछ घंटे बाद ही जम्मू कश्मीर के उग्रवादी संगठन JKLF ने इसकी जिम्मेदारी ली और इसी JKLF के प्रमुख यासिन मलिक को रुबिया किडनैपिंग केस में दोषी ठहराया गया है और कुछ अन्य मामलों के साथ यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। लेकिन CBI की टाडा कोर्ट ने पहली बार इस मामले में रुबिया सईद को भी पेश होने के लिए समन भेजा है और कहा है कि आने वाले 15 जुलाई को वो कोर्ट में हाजिर हों। कुछ लोग इस केस को फर्जी केस और खूंखार आतंकवादियों को छुड़वाने की मिलीभगत के रूप में भी देखते हैं और कुछ इसे सही भी मानते हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे रुबिया सईद अपहरण मामले की और एक आदमी की। अगर उसकी बात मान ली गई होती तो कश्मीर घाटी में अपहरण के बदले रिहाई का सिलसिला शुरू नहीं होता। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। मुफ्ती मोहम्मद सईद एक वक्त कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, लेकिन साल 1989 में हुए लोकसभा चुनावों से ठीक पहले वे जनता दल के साथ हो लिए। जनता दल एक तरह से ही जनता पार्टी का ही एक अपडेटेड वर्जन था। जिस जनता पार्टी ने आपातकाल के बाद साल 1977 में इंदिरा गांधी को बुरी तरह से हराया था, अब वही जनता पार्टी अब जनता दल के रूप में कांग्रेस के सामने फिर आ खड़ी। जब 1989 में हुए चुनावों का परिणाम आया तो कांग्रेस को सबसे अधिक 195 सीटें मिली, लेकिन ये आंकड़ा बहुमत से काफी दूर था। इधर जनता दल ने कम सीटों के बावजूद भाजपा और वामपंथी पार्टियों के साथ सरकार बना ली। इधर केंद्र की सत्ता में बदलाव हुआ और उधर कश्मीर में उग्रवाद जन्म लेने लगा। हर रोज कहीं ना कहीं कश्मीर की आजादी के नारे लगने शुरू हो गए। वीपी सिंह ने सोचा कि एक मुस्लिम को गृह मंत्री बनाकर शायद इस असंतोष को कम किया जा सकता है। इस तरह मुफ्ती मोहम्मद सईद देश के गृह मंत्री बने। मुस्लिमों को मुफ्ती मोहम्मद सईद के रूप में पहला और अब तक का एकमात्र गृह मंत्री मिला। लेकिन वीपी सिंह का फैसला बहुत सही साबित नहीं हुआ, क्योंकि मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू कश्मीर की राजनीति के बड़े खिलाड़ी थे। उनके गृह मंत्री बनने से बाकी खिलाड़ियों का भी समीकरण बिगड़ गया। इधर वीपी सिंह की सरकार बने 4 दिन नहीं बीते कि उधर कश्मीर में गृह मंत्री की बेटी रुबिया सईद का अपहरण हो गया। रुबिया को जबरन बस से उतारकर एक नीली मारुति कार में बिठाकर ले जाया गया और कार को सोपोर की तरफ मोड़ दिया गया, जहां रुबिया JKLF के जावेद इकबाल मीर के घर ले जाई गई। जावेद मीर जम्मू कश्मीर राज्य के जूनियर इंजीनियर पद पर तैनात थे। ऐसा जाने माने पत्रकार मनोज जोशी ने अपनी किताब द लास्ट रेबेलियन कश्मीर इन द 90s में लिखा है। इस किताब में मनोज जोशी ने लिखा है कि रुबिया के साथ JKLF के नेता यासिन मलिक, अशफाक माजिद वानी और गुलाम हसन भी थे। जो आदमी कार चलाकर लाया था वो भी राज्य सरकार में टेक्निकल ऑफिसर के पद पर काम कर रहा था और उसका नाम था अली मोहम्मद मीर। शाम होते होते JKLF के प्रवक्ता ने कश्मीर के स्थानीय अखबार कश्मीर टाइम्स को फोन करके कहा कि उन्होंने डॉक्टर रुबिया सईद को किडनैप कर लिया है। वे रुबिया सईद को तभी छोड़ेंगे जब सरकार उनके साथी हामिद शेख को रिहा करेगी। जिस हामिद शेख की रिहाई की मांग JKLF के द्वारा की गई उसे नवंबर महीने में बड़ी मेहनत के बाद पकड़ा गया था। इधर दिल्ली में हलचल मच गई कि देश की गृह मंत्री की बेटी का ही अपहरण हो गया। कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद के प्रतिद्वंदियों में प्रसन्नता छा गई। केंद्र की तरफ से निर्देश दिया गया कि राज्य की पुलिस ऐसी कोई गड़बड़ी ना करे कि चरमपंथी रुबिया सईद की हत्या कर दें।
जिस वक्त गृहमंत्री की बेटी का अपहरण हुआ था, उस वक्त जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला देश में नहीं थे। वो अपना इलाज करने के लिए इंग्लैंड गए हुए थे। देश की मीडिया में इसे एक पारिवारिक संकट की तरह कवरेज किया गया। देश के मिडिल क्लास में मुफ्ती परिवार के लिए सहानुभूति जगने लगी। देश भर के कई बड़े बड़े मुस्लिम मौलवियों ने भी, या जमात इस्लामी और दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम ने भी इसे इस्लाम के अनुरूप नहीं पाया और कहा कि यह गलत तरीका है और इस्लाम के खिलाफ है। बीबीसी के पत्रकार रेहान फजल ने रॉ के पूर्व प्रमुख रहे ए.एस. दुलत की किताब कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स का जिक्र करते हुए लिखा है, JKLF पहले से ही एक हाई प्रोफाइल किडनैपिंग का प्लान बना रहा था और उसने सबसे पहले मुफ्ती की बेटी का नहीं बल्कि राज्य के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की सबसे बड़ी बेटी सफिया अब्दुल्ला को अगवा करने का प्लान बनाया था। लेकिन ऐसा कर पाना इसलिए मुश्किल था क्योंकि उनके मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा व्यवस्था बहुत अधिक मजबूत थी और वैसे भी उन दिनों सफिया बहुत बाहर नहीं निकलती थी। इस योजना को छोड़ना पड़ा, लेकिन JKLF ने फिर प्लान बनाया सीनियर SP अल्लाह बख्श की बेटी को अपहरण करने का, लेकिन इसे भी छोड़ दिया गया। फिर JKLF ने सोचा कि क्यों ना रुबिया सईद को अपहरण किया जाए, क्योंकि रुबिया एक अस्पताल में इंटर्न के तौर पर काम कर रही थी और हर दूसरे दिन उन्हें अस्पताल जाना पड़ता था, इसलिए उनका अपहरण करना आसान था और हाई प्रोफाइल भी। इसके बाद पता लगाया कि वो कितने बजे अस्पताल जाती हैं और कितने बजे वापस आती हैं और इसके बाद किडनैपिंग की साजिश को अंतिम रूप दिया गया। इधर सरकार की तरफ से बातचीत की कोशिश की गई। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव और IAS मूसा रजा ने सरकार की तरफ से चरमपंथियों से बातचीत करना शुरू किया। उनके पीछे रॉ के अधिकारी A.S. दुलत भी थे, लेकिन वे सीधे आने के बजाय पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे। कश्मीर टाइम्स के एक पत्रकार ने इस कांड में शामिल उग्रवादी अशफाक माजिद वानी के पिता से इन दोनों की मुलाकात कराई। इस मुलाकात का जिक्र रॉ के अधिकारी रहे A.S. दुलत ने अपनी किताब में भी किया है। उन्होंने लिखा है कि हम एक सरकारी फ्लैट में मिले और जमीन पर बैठे। वो बार बार जोर देकर कह रहे थे कि किस तरह दिल्ली ने हमेशा कश्मीरियों के साथ नाइंसाफी की है। फिर वो ये भी बताने लगे कि अपहरण में शामिल लड़के बुरे नहीं हैं। वो उनकी तरफ से ये आश्वासन दे सकते हैं कि वो रुबिया को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और उसे अपनी बहन की तरह रखेंगे। अशफाक के पिता ने बताया कि अपहरण का मुख्य उद्देश्य हामिद शेख की रिहाई करवाना है, ना कि रुबिया से कोई बदला लेना। आखिर में उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोले कि ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, अगर दिल्ली कुछ भी ना करे तब भी ये रुबिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। उस समय हमें लगा कि रुबिया को रिहा करवाने के लिए हमें किसी को छोड़ना नहीं पड़ेगा और अगर छोड़ना पड़ा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा हामिद शेख की रिहाई से ही काम चल जाएगा। उधर विदेश गए हुए राज्य के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला जानते थे कि अगर सरकार ने उग्रवादियों के आगे सरेंडर कर दिया तो इसके आगे गंभीर परिणाम होंगे। वे तुरंत लंदन से लौटकर कश्मीर आ जाते हैं। उन्होंने एक भी उग्रवादी की रिहाई का विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने अशफाक माजिद वानी के पिता की इस बात को भी खारिज कर दिया कि सिर्फ एक हामिद शेख की रिहाई से ही रुबिया को छोड़ दिया जाएगा। अब्दुल्ला ने कहा कि रुबिया बिना किसी शर्त और बिना किसी उग्रवादी की रिहाई के छोड़ी जाएं। जब अब्दुल्ला को पता चला कि उनके मुख्य सचिव IAS अधिकारी मूसा रजा केंद्र सरकार की तरफ से चरमपंथियों से बात कर रहे हैं तो उन्होंने तुरंत मूसा रजा को अपने पास बुलाया और कहा कि आज के बाद आप चरमपंथियों से बात नहीं करेंगे। इधर केंद्र सरकार के अलावा बाकी लोगों ने भी चरमपंथियों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। अंततः केंद्र सरकार द्वारा एक कैबिनेट कमेटी गठित की गई। इसमें अरुण नेहरू, I.K. गुजराल और आरिफ मोहम्मद जैसे केंद्रीय मंत्री शामिल थे। कैबिनेट कमेटी ने निर्णय लिया कि अपहरणकर्ताओं की मांग मान ली जाएगी और 5 आतंकवादियों को रिहा कर दिया जाएगा। फारूक अब्दुल्ला अड़े रहे। पहले तो उन्होंने यही सवाल उठाया कि पहले एक चरमपंथी को छोड़ने की बात थी और अब ये 5 आतंकवादियों को छोड़ने की मांग कैसे आ गई। अगर वे मेरी बेटी का भी अपहरण कर लें तब भी मैं इनको रिहा नहीं करूंगा। रॉ के अधिकारी दुलत फारूक के पास ही बैठे थे। तभी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री मुफ्ती को फ़ोन मिलाकर कहा, मुफ्ती साहब, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ और आपको आश्वासन देता हूँ कि कुछ भी गड़बड़ी नहीं होने दूंगा। मैं आपकी बेटी के लिए वो सब कुछ कर रहा हूँ जो मैं अपनी बेटी के लिए करता। फारूक चरमपंथियों की रिहाई के खिलाफ खड़े रहे
और तब भी खड़े रहे जबकि केंद्रीय कैबिनेट ने अपना फैसला सुना दिया। लेकिन 13 दिसंबर के दिन उन्हें देश के प्रधानमंत्री वीपी सिंह का कॉल आया। वीपी सिंह ने उन्हें खूब मनाया, लेकिन फारूक तब भी नहीं माने। फारूक का मानना था कि अगर केंद्र सरकार चरमपंथियों के आगे झुक गई तो ये आगे भी यही करेंगे और फिर कश्मीर में चरमपंथ को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकेगा। वीपी सिंह ने अपने केंद्रीय मंत्री इंद्र कुमार गुजराल, आरिफ मोहम्मद खान और इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के प्रमुख MK नारायणन को फारूक को समझाने के लिए श्रीनगर भेजा। अब इन तीनों ने फारूक की सुनने के बाद उनसे कहा कि निर्णय तो हो चुका है, रुबैया के बदले 5 आतंकी छोड़ने पड़ेंगे। हार कर फारूक ने भी कहा कि जो आपको करना है करिए, पर इसमें मेरी सहमति नहीं है। अपनी आपत्ति जताते हुए फारूक ने गवर्नर और राष्ट्रपति दोनों को एक पत्र लिखा और केंद्र को अपना निर्णय लेने दिया। उसी शाम करीब 3 बजे 5 चरमपंथियों को रिहा कर दिया गया। श्रीनगर में उनके स्वागत के लिए एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। 5 चरमपंथियों का हीरो की तरह स्वागत किया गया और जुलूस निकालकर श्रीनगर की सड़कों पर घुमाया गया। शाम करीब 7 बजे रुबैया सईद को भी अपहरणकर्ताओं ने रिहा कर दिया। इस बीच जिन आतंकियों को छोड़ा गया वे अपने अपने ठिकानों पर गायब हो गए। कश्मीर में लोगों को लगा कि अब तो आज़ादी बहुत दूर नहीं है। श्रीनगर की सड़कों पर जश्न मनाया जाने लगा। इस घटना ने कश्मीर में चरमपंथ के दरवाजे और अधिक ओपन कर दिए। उग्रवादियों को भी अब अपनी रिहाई का एक बढ़िया तरीका मिल गया। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक अगले ही कुछ महीने बाद 6 अप्रैल 1990 के दिन कश्मीर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर मुसीरुल हक और उनके निजी सचिव अब्दुल गनी और श्रीनगर में हिंदुस्तान मशीन टूल्स के जनरल मैनेजर HL खेड़ा का भी अपहरण कर लिया गया। लेकिन इस बार सरकार ने इनके बदले में चरमपंथियों की रिहाई की मांग ठुकरा दी। इसके बाद इन तीनों की बड़ी ही बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई। चरमपंथियों ने न हिंदुओं को छोड़ा, न अपने ही मजहब के मुस्लिमों को छोड़ा। इसके अगले साल श्रीनगर में फिर ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के दुरेस्वामी की का भी अपहरण कर लिया गया। पिछली घटना को देखते हुए सरकार ने के दुरेस्वामी की रिहाई के बदले 5 चरमपंथियों को छोड़ दिया। इसके बाद कश्मीर में हिंदू, मुस्लिम और सिखों के प्रभावशाली सदस्यों की चुन चुन कर हत्या की गई ताकि भय का माहौल बने और उनके खिलाफ बोलने वालों की हिम्मत न पड़े। पहली बार JKLF को महसूस हुआ कि अपहरण की टेक्निक से वे सरकार को भी घुटने पर ला सकते हैं। इस घटना ने कश्मीर में चल रहे अलगाववादी मूवमेंट को एक अलग दिशा दी। फिलहाल अदालत द्वारा JKLF के नेता यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा कुछ ही दिन पहले सुनाई गई है। साथ ही रुबैया सईद को भी उनके मामले में करीब 30 से भी अधिक साल बाद पहली बार पेश होने के लिए समन भेजा है। यासिन मलिक और JKLF के इतिहास पर हमने पहले एक बड़ी रिपोर्ट की हुई है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी जहां पर आप जाकर देख सकते हैं। ये बात भी विचार करने की है कि भारत के अधिकतर लोग जिन्हें आतंकी कहते हैं, कश्मीर की आवाम उन्हें अपना हीरो क्यों देखती है? ऐसी क्या बातें हैं? कश्मीर के एंगल से देखेंगे तो आपको सरकार, प्रशासन और अधिकारियों और पुलिस बल की ज्यादतियां भी आपको नजर आने लगेंगी। जिस तरह कश्मीर में बीते दिनों में हालात बदल रहे हैं उसे भी देखने की ज़रूरत है और उन सब कारणों की पड़ताल करने की ज़रूरत है जब एक समाज हिंसक गतिविधियों में अपनी मुक्ति तलाश करने लगता है। कारण जो भी हो, हल सिर्फ बातचीत में है। ये बात कश्मीरियों को तो समझनी ही चाहिए, लेकिन उन्हें और अधिक समझनी चाहिए जो सरकार में है। बंदूक की नोक किसी भी असहमति का हल नहीं निकाल सकती।